मैं आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर चामी के पास बेकाबू गाड़ी यमुना नदी में गिर गई। हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूटिलिटी गाड़ी विकासनगर से परचून का सामान लेकर पुरोला मोरी के लिए जा रही थी और इसी दौरान चामी के पास हादसा हो गया। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को खाई से बाहर निकाला। रुड़की के मंगलौर इलाके में तांशीपुर गांव के पास एक पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामा मच गया जब एक गाड़ी में लदे जनरेटर में डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया गया। फिर जैसे ही पेट्रोल निकालने की कोशिश की गई उसमें अचानक से आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। गांव वाले इकट्ठा हो गए और हंगामा किया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की लेकिन मामला बढ़ गया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया है। उन्होंने बोला कि भाई इसमें डीजल डाल दो। 2 बार बोला डीजल डाल दो, डीजल डाल दो। उन्होंने फिर भी पेट्रोल डाल दिया। मैं गाड़ी साइड में लगा दी। गाड़ी साइड में लगाने के बाद उन्होंने कहा भाई पेट्रोल निकाल दो। जैसे ही पाइप निकाला उसमें तुरंत आग लग गई कि वो डीजल जनरेटर पर चलते हुए जनरेटर को यहाँ ला गया, उसके ऊपर छिंटा लगा और वो आग लग गई। और अब ये हमने अपने जो यंत्र थे उनसे आग पर काबू पाया गया और उस जनरेटर को बाहर निकाला गया। छोटा हाथी उसमें कोई तेल भरने को लेकर के कोई इश्यू हुआ तो शायद डीजल की जगह पेट्रोल कुछ ऐसा डाल दिया जिससे उसमें आग लग गई, जो घटनाक्रम हमारे एसएसआई मंगलौर ने बताया। तो उसके बाद मुआवजे को लेकर के या उसके कंपनसेशन को लेकर के दोनों में काफ़ी देर बहस हुई, भीड़ भी इकट्ठा हुई, लेकिन फाइनली वो आपस में बैठ करके उन्होंने तय कर लिया। अच्छी बात यह कि किसी को कोई चोट या जनहानि वाली बात नहीं हुई। हल्द्वानी में सोमवार को दूसरे दिन भी अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रशासन की टीमों ने सोमवार को 4 मदरसे सील किए। कुल मिलाकर 2 दिन में 18 मदरसे सील किए जा चुके हैं। नैनीताल जिले में अभी तक 21 मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। जिन भी मदरसों पर सरकारी एक्शन हुआ है वो बिना मान्यता के ही चलाए जा रहे थे। कि हमारी टीम सक्रिय है हर ऐसे स्थान पे जो हमारे चिन्हीकरण में अवैध अपंजीकृत मदरसे निकल के आए हैं, वहाँ पे कार्रवाई। मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, पंजीकृत नहीं है, वैधता के मानकों के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे सभी 18 पे कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार का दावा है कि जिन 158 मदरसों को सील किया गया है वो बिना मान्यता के ही चल रहे थे, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में अब एक नया मोड़ आ गया है। एक तरफ वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड आमने सामने आ गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरु सील किए गए मदरसों को मदरसा मानने से ही इनकार कर रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक 158 मदरसों में लग चुकी ये सील देश भर में चर्चा में बनी हुई है। लेकिन इसी सील को लेकर उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड दोनों की मुखिया आमने सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने तो एक कदम आगे बढ़कर वक्फ बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे मदरसों को अवैध बता डाला, जबकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वक्फ के मदरसों में सरकारी शिक्षा बोर्ड से मान्यता दिलाने का वादा कर पूरे मामले से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। इन वक्फ संपत्तियों के ऊपर जो भी कार्य हो रहे थे वो वैध नहीं थे, अवैध थे। अब वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो संपत्ति आती हैं उनका सुचारू रूप से ज्यादातर वो अवैध मदरसे चल रहे थे, तो उन पे जो कार्रवाई हुई है तो अब वक्फ बोर्ड ने उनके जो वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं उनका मैंने भी वो लेटर देखा, जैसे आपने मुझे बताया कि उन्होंने ये हिदायत की है जो मदरसे हैं कि भाई वो मदरसा बोर्ड से राब्ता करें। तो अगर हमारे पास से उनकी एप्लीकेशन आती है और वो हमारे नियमों पर, हमारे मानकों पर पूरे उतरते हैं तो जाहिर बात है कि हम कंसीडर करेंगे। वो मदरसे चलाना नहीं है, हमारे पास उनकी प्रॉपर्टी का राइट्स होता है। जो लोग अपनी संपत्तियों पर पुराने मदरसे चल रहे हैं वो वक्फ की संपत्तियों पर है, उसका मालिकाना वक्फ बोर्ड का है। और हम लोगों ने इस बार अपने यहाँ बोर्ड बैठक में, जो पिछली बोर्ड बैठक हुई उसमें ये तय किया है कि जो हम उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट मदरसे, मॉडर्न मदरसे बनाने जा रहे हैं, तो उन मॉडर्न मदरसे जितने भी वक्फ बोर्ड के मॉडर्न मदरसे होंगे उन सबका रजिस्ट्रेशन हम उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से कराएंगे। मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड की लड़ाई के बीच इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु दावा कर रहे हैं कि सरकार जिन्हें मदरसा बताकर सील करके वाहवाही लूट रही है,
असल में वो मदरसे हैं ही नहीं। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक इनमें से ज्यादातर मकतब है, जहां बच्चे शाम को आधे से 1 घंटे के लिए धार्मिक शिक्षा लेने या कोचिंग या ट्यूशन लेने आते हैं और इनके लिए किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती। कानून ने राइट दिया है, आप उस मजहबी तालीम जो दे रहा है पार्ट टाइम आधा घंटा, आप उसको भी बंद कर दे रहे हो ये कहकर कि आप मदरसा बोर्ड की मान्यता लो। तो जब ये मदरसा बोर्ड है, ये खुद मदरसा नहीं है, ये पार्ट टाइम आपको जो है तालीम दे रहा है और जिसका उसको कानूनन हक है, आप इसको भी बंद कर रहे हो। जैसा कि कल से कुछ कार्रवाइयाँ जो हुई हैं उसमें कुछ मदरसे ऐसे ही हैं जो वाक़ियतन मकतब और या इंस्टीट्यूट चलते हैं। जाहिर है मौलवी मानते हैं कि मदरसों के नाम पर मकतब बंद कर दिए गए, जिसका सीधा असर इस्लाम की बुनियादी शिक्षा पर पड़ना तय है। लेकिन इस सब के बीच सरकार की कार्रवाई जारी है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के मदरसे ठीक है या मदरसा बोर्ड के, ये सवाल भी मजेदार हो चला है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के धनपुरा में अवैध पटाखा बनाने वाले गोदाम में अचानक धमाका हो गया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शटरिंग के गोदाम के एक हिस्से में अवैध रूप से पटाखे बनाने का कारोबार चल रहा था। वहीं पर एफएसएल और बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। इसमें बारूद और अन्य खतरनाक पदार्थों के अवशेष मिले हैं। शौकीन नाम शख्स पटाखे बनाने का काम अवैध रूप से कर रहा था। इसके स्थानीय लोग भी लंबे समय से शिकायत कर रहे थे। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कबाड़ के किसी सामान में विस्फोट हुआ, लेकिन उसके साथ ही सर्च किया। यहाँ पुलिस ने थोड़ा संदिग्धता लगी और शायद लोगों का जो बाहर लोग इकट्ठा थे उन्होंने भी कहा कि यहाँ हो सकता है पटाखे बनाने वाला काम इलीगली हो रहा हो। तो इस बिहाफ पे पुलिस ने प्रॉपर्ली पूरे घर को सर्च किया। तो यहाँ काफ़ी ऐसा सामान जो पटाखे बनाने में इस्तेमाल होता है वो हमारी टीम को मिला है। रुड़की के पिरान कलियर इलाके का एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक निजी यूनिवर्सिटी के वार्षिक उत्सव का ये वीडियो है और कहा जा रहा है कि वार्षिक उत्सव में एक सिंगर आई हुई थी। इसमें कुछ बाहरी युवक कॉलेज परिसर में घुसना चाहते थे, लेकिन गार्ड ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद युवकों ने जमकर हंगामा किया और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना में इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की तलाश करनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू किए जाने पर दलित संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। अंबेडकर जयंती के मौके पर हरिद्वार के भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीएम धामी पहले हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक खुली जीप के जरिए रवाना हुए। इस दौरान उत्साही युवाओं ने मुख्यमंत्री पर फूल बरसाए, उनके समर्थन में नारे लगाए। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें चुनाव हराने के लिए भी तमाम षड्यंत्र किए हैं। सीएम धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके जीवन काल में कभी उचित सम्मान नहीं दिया। भाइयों बहनों, यहाँ तक कि उनको चुनाव हराने के लिए कांग्रेस के शाही परिवार ने अनेक षड्यंत्र किए जो भारत के इतिहास में दर्ज हुए। आज जब संविधान का मजाक उड़ाने वाली इसी पार्टी के युवराज अपनी जेब में संविधान की एक छोटी सी किताब निकालकर लहराते हैं तो हंसी के साथ उनकी नादानी पर भी दया आती है। भाई, यूसीसी लागू करके बीजेपी ने संविधान निर्माता अंबेडकर का सपना पूरा किया। ये बात अंबेडकर जयंती पर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही तो दलित संगठनों ने मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। तो क्या दलित वोट बीजेपी सरकार के फैसले से प्रभावित हो रहा है? जबकि बड़ी दलित आबादी वाले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 11 विधायक कांग्रेस के हैं। देखिए। अंबेडकर जयंती पर हरिद्वार में दलित संगठनों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया तो सीएम ने साफ कहा कि यूसीसी लागू करके बाबा साहेब का सपना पूरा हुआ है।
हरिद्वार में सीएम ने संविधान की जरूरत और मायने बताए, तो हरिद्वार जिले में दलितों को साधने और समझाने की कोशिश की, जहां 13 जिलों में सबसे ज्यादा 11 विधायक हैं। इनमें 6 विधायक कांग्रेस, 1 बीएसपी, 1 निर्दलीय और 3 बीजेपी के हैं। ऐसे में यूसीसी और संविधान की बात को दलित वोट को साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। सीएम ने यूसीसी और संविधान की बात भले हरिद्वार में कही हो, लेकिन क्या ये संदेश दलित वोट बैंक वाले ऊधम सिंह नगर जिले में असर करेगा, जहां कांग्रेस के 5 विधायक हैं और कहीं अंबेडकर जयंती पर संविधान सम्मान की बात करके बीजेपी 2027 के लिए दलित वोट में सेंधमारी तो नहीं कर रही, जबकि पहाड़ी सीटों पर दलित वोट कांग्रेस से छिटकता दिख रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ में थे और हमेशा रहेंगे। ये कि मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है वोटों की, वो ऐसे महापुरुषों का इस्तेमाल करती है वोट के रूप में, राजनीति के रूप में। हम तो हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस को तो चुनाव के टाइम पर ध्यान आता है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष अम्बेडकर जी, संविधान निर्माता अम्बेडकर जी की जयंती के कार्यक्रम मनाती है और बहुत भव्यता के साथ मनाती है। उत्तराखंड में करीब 18% दलित वोट है और 22 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अंबेडकर जयंती के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अंबेडकर की मूर्ति पर माला डालने से लेकर संविधान की याद दिलाने में पीछे नहीं रहे। ऐसे में देखना होगा कि उत्तराखंड में दलित वोट संविधान के सम्मान की बात समझता है या संविधान बचाने की। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अंबेडकर जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहब की फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उनके सिद्धांतों और मार्गदर्शन से समाज में परिवर्तन आया। सीएम धामी ने ये भी कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अंबेडकर जयंती के मौके पर जगह जगह प्रोग्राम आयोजित किए गए। देहरादून में घंटाघर में अंबेडकर नगर की मूर्ति पर नेताओं की लाइन लग गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, लोकल विधायक खजान दास ने यहां माल्यार्पण किया, तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत, सीनियर विधायक प्रीतम सिंह, कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाया। टिहरी जिले से कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह ने ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान के विस्थापित होने पर सवाल उठाए। विक्रम सिंह ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या टिहरी बांध के लिए काम करने वाले 20,000 मजदूर और कर्मचारियों का भी विस्थापन किया गया। उन्होंने कहा कि शंभू पासवान टिहरी से विस्थापित नहीं है। अगर ऐसा है तो सरकार और पुनर्वास विभाग को इसकी जाँच करवानी चाहिए। क्या टिहरी बांध प्रशासन ने और पुनर्वास विभाग ने जो मजदूर वहां काम करने आया, जो वहां ठेकेदारी करने आया, क्या उनका पुनर्वास कर दिया है? और अगर किया है तो ये भी जांच का विषय है। हो नहीं सकता, शंभू पासवान वहां का निवासी नहीं है। हाँ, वहां जो आजादी के जमाने में जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय फ्रंटियर जिन्हें हम कहते हैं, या जो बंटवारे के समय लोग हिंदुस्तान में आए, ऐसे बहुत सारे लोग वहां हैं, लेकिन वो वहां के मूल वासिंदे हैं। बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल ने ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा। सियासी हलचल भी तेज हो गई है। चुफाल के आरोपों में जहां राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं, वहीं इसे पार्टी अनुशासन से भी जोड़ा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। डीडीहाट से लगातार छठी बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल उत्तराखंड बीजेपी का बड़ा चेहरा हैं।
प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही चुफाल कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के सीनियर विधायक का सूबे की ब्यूरोक्रेसी पर हमला कई राजनीतिक सवालों को खड़े कर रहा है। चुफाल ने सूबे के अधिकारियों पर विकास योजनाओं में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया है। सियासी खेल के महारथी चुफाल के इन आरोपों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि भाई जब की मानसिकता ऐसी है कि काम कोई भी समस्या है उसका समाधान निकालना चाहिए। समाधान करके तुम उसकी समस्या खड़ी पैदा कर रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा प्रदेश। बीजेपी को एक अनुशासित पार्टी के रूप में देखा जाता है। इस पार्टी में आमतौर पर मतभेद सार्वजनिक नहीं होते। ऐसे में सत्ता के गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। डीडीहाट में पार्किंग निर्माण पर लगी रोक के बहाने चुफाल ने राजनीतिक तीर चलाए, जबकि बीजेपी नेताओं की माने तो डीडीहाट ही नहीं बल्कि पिथौरागढ़ की चारों विधानसभा में धामी सरकार में रिकॉर्ड काम हुए। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा ने तो इन सालों में उड़ान भरी ही है, साथ ही सैकड़ों गांव भी सड़कों से जुड़े हैं। और यही नहीं, मेडिकल कॉलेज और दर्जनों पार्किंग भी वजूद में आने वाली है। 3 वर्षों में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री की घोषणाएं इस जनपद पिथौरागढ़ में हुई है, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। बीते दिनों पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी खनन के मुद्दे पर सियासी तूफान खड़ा कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर चुफाल के आरोपों पर शह और मात का खेल जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी गेस्ट हाउस में स्वागत किया गया। ओम बिरला माता कृष्णा उद्यान का उद्घाटन करेंगे और भूपतवाला में प्रेम प्रकाश आश्रम द्वारा कृष्णा उद्यान बनाया गया है। वहीं इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष और सीएम धामी ने गंगा पूजन भी किया। तस्वीरें देख सकते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे हैं, माता कृष्णा उद्यान का उद्घाटन करेंगे। केदार धाम एवं बद्रीनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा केदारनाथ धाम एवं हेमकुंड साहब के लिए रोपवे की स्वीकृति भारत सरकार ने कर दी है। उसके लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। आने वाले समय में जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं और हेमकुंड साहब और केदारनाथ की यात्रा जिनके लिए अत्यंत कठिन होती थी, वो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। बहुत आसानी से बाबा के दर्शन हो पाएंगे, हेमकुंड साहब लोग पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून लागू किया है। साथ ही रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में गौरी माई मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अब 6 महीने में मां गौरी माई मंदिर में विराजमान रहेंगी। सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने कपाट खोले। मां गौरी माई मंदिर केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में है। दिनांक 14 अप्रैल को मां भगवती आदिशक्ति गौरी माई मंदिर के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए 6 माह के लिए श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं और समस्त ग्रामीण यहाँ पे गोस्वामी परिवार द्वारा यहाँ पर मैया की डोली शीतकालीन गद्यस्थल गौरी गांव से मुख्य स्थान गौरी मंदिर में लाई गई है। उत्तरकाशी में मां यमुना के मायके खरसाली में शनिदेव सोमेश्वर महाराज मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सुबह 7:30 बजे विशेष पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ मंदिर के द्वार खोले गए, जिसके बाद श्रद्धालु सोमेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं।
2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचने वाले हाईवे की डेडलाइन खत्म होने को है। वहीं पर हाईवे चालू होने के बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से धामी सरकार ने दून की जिन 2 नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट बनाया था, उस पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इधर रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा भवन में भी पेंच फंसा हुआ है। देखिए, ये है देहरादून की रिस्पना नदी। नदी क्या, ये नाला ज्यादा लगता है। इसी तरह देहरादून की एक दूसरी नदी है बिंदाल। दोनों नदियों में जो एक बात कॉमन है वो है इनके किनारों पर बसी सैकड़ों अवैध बस्तियां। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता इन अवैध बस्तियों पर सॉफ्ट रहे हैं, क्योंकि यही उनका वोट बैंक भी है। अब जब पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून हाईवे बनने को तैयार है, ऐसे में टूरिस्ट की गाड़ियों का रेला जो राजधानी पहुंचेगा, उसके मैनेजमेंट के लिए नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच मलिन बस्तियों का फंस रहा है। इसके लिए मलिन बस्तियों के करीब 4000 घरों को विस्थापित करना होगा। इधर कुछ समय पहले कांग्रेस इन बस्तियों को बसाने के लिए अध्यादेश भी लाई थी, जिसकी मियाद 2027 में खत्म हो गई, यानी तब तक फुल स्टॉप। देखिए, मलिन बस्तियाँ शुरू से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय रहा है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। छुटपुट व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। जैसे मैं नगर निगम में था, हमने उन पर हाउस टैक्स लगाकर उनको निर्माण का स्वामी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी, क्योंकि हम एलिवेटेड रोड्स लेके आ रहे हैं। मेरा मोटा आंकलन है, लगभग 4000 परिवार विस्थापित होंगे, कच्चे पक्के मकान उसमें जाएंगे, तो उनके विस्थापन के लिए व्यवस्था करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। तो मैंने कहा है कि इसका पूरा सर्वे करें और कोशिश करें कि मलिन बस्तियों में ही लैंड रिक्लेम हो और वहीं पर जाके उनका विस्थापन भी हो। एलिवेटेड रोड के अलावा राजधानी व्यवस्थित रहे, इसके लिए सचिवालय और विधानसभा को शहर से बाहर लाने की योजना थी। ये प्रोजेक्ट 2012 से प्रस्तावित है, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी इसे अब तक केंद्र की मंजूरी नहीं मिल पाई। पिछले साल तो केंद्र ने इस प्रस्ताव को खारिज ही कर दिया, जिससे बात वहीं पर आकर ठहर गई, जहां से शुरू हुई थी। ये पूरा एरिया फ्रीज जोन घोषित होने के कारण लोग अलग से परेशान हैं। विशेष तौर पर अगर आज हम राजधानी की सवाल की बात करें, जो कि रायपुर से जुड़ा हुआ है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, गैरसैंण है या रायपुर में बनेगी, इसको लेकर के आज तक जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। विशेष तौर पर अगर रायपुर के संदर्भ में देखें तो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं वो भी बेहद परेशान इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से फ्रीज लगा हुआ है और कोई भी सही जानकारी जो है पब्लिक तक वहाँ पर नहीं पहुँच रही है। इसके पर्यावरणीय पहलू भी हैं। यानी 2 अहम प्रोजेक्ट और दोनों में ही पेच फंसा हुआ है। सवाल उठता है, क्या सरकार सालों से अटके पड़े इन दोनों प्रोजेक्ट्स का कोई स्थायी हल निकाल पाएगी? रिस्पना बिंदाल नदियों पर एलिवेटेड रोड वक्त की जरूरत है, लेकिन इसके लिए पहले मलिन बस्तियों के हजारों लोगों को पुनर्वास का समाधान तलाशना होगा, जो एक बड़ी चुनौती होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज।